हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 मार्च 2022 की डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले मैं ही कहूँगा, कल मुझे मोदी भक्त कह दिया किसी ने। अरे भाई, एक बार मेरे को देशद्रोही या पाकिस्तानी कह दिया था किसी ने। क्या चल क्या रहा है? मतलब कि मैंने वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद की कल तारीफ कर दी कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इन पर फोकस किया गया, वरना लोग इनको भूल बैठे थे। तो मुझे मोदी भक्त बता दिया। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर मैंने कहा था एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है, इसलिए पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो मुझे किसी ने पाकिस्तानी कह दिया कि तुम लोगों को कमी। अरे समझ में, अरे पढ़ाई करो यार, पता नहीं कहाँ पॉलिटिक्स में पढ़े हो। हम तो न्यूट्रल एनालिसिस करेंगे ही जब लगेगा गलत। अभी यूपीएससी में अटेम्प्ट नहीं दिए मोदी गवर्नमेंट ने, तो ये तो ताना सही है ना। तब आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान हो गया हूं, तो अब बेवकूफ़ ही भरा है। ठीक है। और यहाँ पे आके ऐसे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो करना है करिए आप, ठीक है, लेकिन कमेंट मत करिए। कमेंट वही करिए जो सार्थक हो। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च किया गया है नेशनल साइंस डे के मौके पर। नेशनल साइंस डे 1 मार्च के आसपास मनाया गया, आपको पता है। उस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च किया गया है। ये इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस जो IITM पुणे है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, वहीं पर अगले 5 वर्षों के लिए स्थापित किया गया है इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस। काम क्या होगा? काम ये होगा कि मानसून से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर रिसर्च किया जाएगा इस मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस में। मानसून आपको पता ही है, नेशनल इकोनॉमी के लिए मानसून बहुत इंपॉर्टेंस है, इसीलिए IMPO स्थापित किया गया। देखिए, IMPO वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम, जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा और एक तरह से ग्लोबल रिसर्च हब बनाएगा इंडिया को मानसून रिसर्च की फील्ड में। ये आपके वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम WMO के प्रोग्राम हैं, जिनके साथ IMPO कोऑर्डिनेट करेगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत ये इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। अब ये जो मिनिस्टर हैं, 3-4 मिनिस्ट्री इनके पास हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। इस बार नेशनल साइंस डे का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या है थीम? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। इसी के साथ IMPO अटैच्ड है। देखिए, कुछ समय बाद इंडिया में मार्च 2022 में इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन मानसून होनी है। 7th एडिशन है WMO की इस वर्कशॉप का। WMO की 7th इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन मानसून होनी है। उससे पहले ये इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च कर दिया गया है। ये 7th जो एडिशन होना है WMO की इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन मानसून का, इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम, वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम यानी WMO साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे। IMPO इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस इंडिया को ग्लोबल हब बनाएगा मानसून रिसर्च की फील्ड में, और रीजनल या फिर पूरे विश्व में मानसून के क्या एस्पेक्ट्स हैं इनको लेकर कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है। तो बाकी कैपेसिटी बिल्डिंग के काम तो करेगा ही मानसून रिसर्च, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स के फील्ड में। तो उन पर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा आपका इंटरनेशनल मानसून रिसर्च ऑफिस। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा। देखिए, IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी थी। तो पहला एडिशन रिलीज हुआ था कुछ समय पहले, अगस्त 2021 में। हाल ही में सेकेंड वर्किंग ग्रुप, अब वर्किंग ग्रुप कह लीजिए या सेकेंड एडिशन कह लीजिए, वो रिलीज हो गई रिपोर्ट। इंडिया ने स्वागत किया है वर्किंग ग्रुप सेकंड की कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट का, जो कि 6 असेसमेंट रिपोर्ट का एक पार्ट है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 6वां असेसमेंट रिपोर्ट आया। फर्स्ट आ गया अगस्त 2021 में, सेकंड हाल ही में जारी हुआ है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है IPCC रिपोर्ट की। इंडिया अगर एमिशन रिड्यूस नहीं किए तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इंडिया पर। फूड एंड वाटर स्कैरसिटी आएगी, हीट, ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट तक पहुंच जाएगी और बहुत सारी कारण हो जाएंगे। IPCC की सेकेंड एनालिसिस का कहना है। IPCC रिपोर्ट, इसका कहना है कि वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज में रह रही है। तो ऐसे में हमें क्लाइमेट टेम्परेचर को यानी क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से रोकना चाहिए। IPCC रिपोर्ट का 6 असेसमेंट रिपोर्ट है, इसका सेकंड पार्ट जारी किया गया है, जो कि हैजार्ड
इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वल्नरेबिलिटीज़ पर फोकस करता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 6 असेसमेंट रिपोर्ट की थी वो अगस्त 2021 में जारी की गई थी, जो कि साइंटिफिक फाउंडेशन एंड क्लाइमेट चेंज पर फोकस करता था। आईपीसीसी थर्ड असेसमेंट अप्रैल में जारी करेगा। 1990 से आईपीसीसी द्वारा रिपोर्ट ये पब्लिश की जा रही है, असेसमेंट रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट 1990 में जारी की गई थी। तब से लेकर अब तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं रिपोर्ट में। पहली बार इन्होंने असेसमेंट का जो एरिया है उसको क्लाइमेट चेंज से बढ़ाकर रीजनल इम्पैक्ट भी शामिल कर लिया है, यानी ब्रॉड कर दिया है आपका एरिया। पहले ग्लोबल क्लाइमेट चेंज असेसमेंट किया जाता था, अब रीजनल भी किया जाता है आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट में। बताया गया इंडिया में जो राइस प्रोडक्शन है 10 से 30% कम हो जाएगा। इवन मेज प्रोडक्शन 25 से 70% कम हो जाएगा अगर 1 से 4 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर ये क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी एंड हीट दोनों को कंबाइन किया जाता है। इसमें कहा गया है इंडिया में जो अनसर्वाइबल थ्रेशोल्ड है यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कहते हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं? लू चलने लगी है। अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर लिमिट में टेम्परेचर में हवाएं चलती है तो कहते हैं लू। क्यों? क्योंकि ये अनसर्वाइबल थ्रेशोल्ड है। तो इंडिया में वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ने वाला है और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसकी वजह से जीडीपी को 10 से 23% का नुकसान होगा। चाइना की जीडीपी को 42%, इंडिया की 92% तक नुकसान होगा इस 21वीं सदी के लास्ट तक, यानी 21st जो 100 चल रहा है उसके लास्ट तक इतना नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जन औषधि दिवस वीक 1 से 7 मार्च को मनाया जा रहा है। चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है। इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ये चौथा जन औषधि दिवस मना रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75th एनिवर्सरी, उससे तहत ये जो जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है 75 लोकेशन पर मनाया जा रहा है। आपको पता ही है जन औषधि परियोजना का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि जेनेरिक मेडिसिन के विषय में लोगों को अवेयर करना। इस बार जो चौथा जन औषधि दिवस है उसका थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा 2008 में लॉन्च की थी। हालांकि तब इसका नाम था जन औषधि कैंपेन। तो 2008 में जन औषधि कैंपेन लॉन्च किया गया और उसका नाम बाद में बदलकर 2015-16 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। ये ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत कार्य करता है। ये जन औषधि सुगम एप्लीकेशन इसने लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ फार्मास्यूटिकल पीएसयू ऑफ इंडिया। जन औषधि सुगम एप्लीकेशन पर क्या होगा? जितने भी जन औषधि केंद्र हैं उन सभी की जानकारी होगी, इवन जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका प्राइस वहाँ पर अवेलेबल रहेगा। जो मेडिसिन का प्राइस होता है टॉप 3 ब्रांडेज की बात करें तो उनका प्राइस जन औषधि सेंटर पर आपको 50% कम मिलेगा। नॉर्मल की बात करें तो 80 to 90% मार्केट प्राइस से कम पे मिलेगा। तो ये जन औषधि जो जेनरिक मेडिसिन है वो सस्ते रेट पर आपको अवेलेबल होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन से। जन औषधि केंद्र की ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज इन इंडिया ये स्थापित करता है जन औषधि केंद्र को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के एक पार्ट के तौर पर। 2025 तक पूरे देश में 10,500 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जो कि बहुत कम थे पहले। इन पर आपको सस्ती रेट में दवाइयाँ मिल जाएंगी। करंट फिनेंशियल ईयर की बात करें तो पीएमबीआई मतलब ये फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया करंट फिनेंशियल ईयर में लगभग इन्होंने 4500 करोड़ की दवाएं 4500 करोड़ रुपए बचाए हैं किसके? सिटीजन्स के। और जो स्टोर है जन औषधि स्टोर ये 1.5 लाख की एनुअल ग्रोथ कर रहे हैं, यानी लोग जेनेरिक दवाओं की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान। ये क्या करेगा? जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करने में हेल्प करेगा, 7 to 8% करेगा, जो कि लोवेस्ट होगी पूरे विश्व में। पीयूष गोयल जी ने कहा है पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान एक बार अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएंगी और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम लोग और अधिक कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। हाल ही में एक वेबिनार था पीएम गति शक्ति पर DPIIT डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड उसके द्वारा पीएम गति शक्ति पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। उसको एड्रेस किया किसने? पीयूष गोयल जी ने। 850 पार्टिसिपेंट थे स्टेट गवर्नमेंट के और अदर एजेंसीज के। इसमें बताया गया कि कैसे इंडिया का लॉजिस्टिक जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है और इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए।
गतिशक्ति क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा ताकि ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर सड़कें अच्छी होंगी, हॉस्पिटल्स अच्छे होंगे, स्कूल अच्छे होंगे, तो जायज़ है पीएम गतिशक्ति इन सभी पर फोकस कर रहा है। तो ईज़ ऑफ लिविंग तो अच्छी हो जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, और आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि सड़कें अगर ख़राब रहती हैं तो एक ट्रक कश्मीर से कन्याकुमारी को ले जाने में अगर कुछ भी सामान ले जाना है तो 2 महीने भी लगा सकता है, लेकिन सड़कें अच्छी तो 15 दिन भी बहुत हैं। ठीक है, तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। अक्टूबर 2021 में पीएम गतिशक्ति स्कीम लॉन्च की गई, जो कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। गतिशक्ति क्या करेगा, 2019 में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की थी 110 लाख करोड़ की, उसको पीएम गतिशक्ति में कंज्यूम कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, सब्ज्यूम हो जाए। पीएम गतिशक्ति में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने हैं और 2 डिफेंस कॉरिडोर बनने हैं। साथ ही साथ जो पहले से 4G कनेक्टिविटी हो वो ग्रामों तक, गाँवों तक पहुँचनी है। 7,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करना है, और बाकी 2 लाख किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है इसको एक्सपेंड करना है 2024-25 तक। तो पीएम गतिशक्ति स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करती है। लगभग 16 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए जोड़ दिया जाएगा। जो मतलब दिक्कतें आ रही हैं इंटरमिनिस्ट्रीज़ में, इंटरमिनिस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करने के लिए पीएम गतिशक्ति स्कीम फोकस कर रहा है। इंडिया में इस समय लॉजिस्टिक कॉस्ट 13% है, इसको 7 से 8% करना है 2024-25 तक के आने वाले वर्षों में। पीएम गतिशक्ति स्कीम इसमें क्रिटिकल रोल निभा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है सेकी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एचपीसीएल ने एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के लिए या फिर कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के लिए। सेकी और एचपीसीएल ने एमओयू साइन किया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नई दिल्ली में। ये क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स के मामले में साथ में मिलकर काम करेंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलपमेंट के मामले में आगे दौड़ रहा है, ठीक है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो टैरिफ्स हैं वो हमारे देश में कम हो सकें और लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भागें। सेकी कई सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वेस्ट टू एनर्जी ट्रेडिशन, जो ट्रेडिंग चल रही पावर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सेकी हर जगह पे आपको क्या कर रहा है, फंड आपको मुहैया करा रहा है अगर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है। तो हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसके साथ पार्टनरशिप की है, इसका मतलब सेकी इसको भी फंड प्रोवाइड करेगा। नवंबर 2021 तक जो इंडिया में इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है 2030 तक 40% किससे करना है, नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से करना है। नवंबर 2021 में ऐसा बोला गया। COP21 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इंडिया ने ये कहा था, और COP26 हुआ नवंबर 2021 में, इंडिया ने अपना रिपीट किया टारगेट कि भैया हमें ये करना है। वर्तमान कंट्री की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है देखिए 150 गीगावाट से भी अधिक है। इसमें 50 गीगावाट आपकी सोलर हो जाती है, 40 गीगावाट आपकी विंड हो जाती है। स्मॉल हाइड्रो को इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल कर लिया। स्मॉल हाइड्रो यानी 25 मेगावाट तक के हाइड्रो प्रोजेक्ट अब ये रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी रखता है, और यहाँ देखिए आप इंडिया में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस समय 392 गीगावाट है। अगर 40% टारगेट आपको नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव करना है तो आपको 157.32 गीगावाट किससे बनानी पड़ेगी, नॉन फॉसिल फ्यूल से बनानी पड़ेगी। मूंग दाल का प्राइस जो है ड्रॉप हुआ है 3.86% ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस में। तो इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के तहत जो मिलर्स या फिर इंपोर्टर्स हैं उनके लिए स्टॉक लिमिट को कम किया था कि आप इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए शायद ये जो आपका मूंग दाल का प्राइस है ये 3.86% के आसपास ड्रॉप हो गया है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ये स्टॉक लिमिट कम कर दी गई थी ऑल पर्सेस की। पहले मूंग दाल को छोड़कर बाकी सब पे स्टॉक लिमिट लगाई गई थी, बाद में मूंग दाल पर भी लगा दी गई। तो स्टॉक लिमिट लगाने की वजह से क्या हुआ, ये मूंग दाल का भी प्राइस डाउन हो गया। बाकी इंपोर्ट में क्या है, तुअर, उड़द और मूंग दाल को इंपोर्ट में फ्री कैटेगरी में रख रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत छोटा सा है,
46 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन या फाउंडेशन स्टोन ले किया है कर्नाटक में किसने? श्री नितिन गडकरी ने। 19,930 करोड़ रुपए की ये प्रोजेक्ट है, नितिन गडकरी जी ने लिट डाउन किया है या फिर इनॉग्रेशन किया है। अब ये इतना पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि कभी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, 46 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हैं 19,930 करोड़ के लागत के। कहाँ पर इनॉग्रेट किए हैं? कर्नाटक में। बस इतना ही याद रखिए। चलिए शाम को कोई और वीडियो अपलोड करते हैं, तो टेक केयर, गुड बाय।